जुड़े हुए हैं। तो कहने का आशय है, कोशिका, इनका समूह ऊतक बनाता है, ऊतकों का समूह अंग बनाता है, और अंगों का समूह एक तंत्र बनाता है, संस्थान बनाता है। तो हमारे शरीर में आप अलग अलग संस्थानों को देख सकते हैं। जैसे जब आप भोजन करते हैं तो वह पाचन तंत्र का विषय है। जब आप किसी चीज को सुनते हैं, देखते हैं, तो वो संवेदी तंत्र का भाग है। जब आप सांस लेते और छोड़ते हैं तो वह श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है। जब आप यूरिन करते हैं, मल त्याग करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो वो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। माता गर्भवती है, संतान को जन्म देने वाली है, तो वो प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आएगा। आपका हृदय लगातार धड़क रहा है और रक्त शरीर में चारों ओर पहुंच रहा है, तो यह परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से 12 तंत्र हमारे शरीर में काम करते हैं। ये 12 तंत्र आपके अध्याय 1 में दिए गए हैं। इसका नाम, इसका लिस्ट बनाया गया है। आप इसको देख सकते हैं पेज नंबर 8 में। पेज नंबर 8 में क्या लिखा है? शरीर के तंत्र। और इसमें 12 तंत्रों का नाम लिखा गया है। तो ये तंत्र मिल करके एक शरीर बना रहे हैं। जैसे अभी हमने शिक्षा तंत्र का उदाहरण लिया, तो शिक्षा तंत्र के अंतर्गत पढ़ाई हो रही है। तो उद्योगों का भी अपना एक तंत्र है, कारखानों का तंत्र है। उसी तरह पुलिस वालों का अपना तंत्र है, नेताओं का अपना तंत्र है, मजदूरों का अपना तंत्र है। और ये सब किस किस शरीर से जुड़े हुए हैं? छत्तीसगढ़ नामक राज्य के शरीर से ये तंत्र जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं। कोशिका जीवित है और सबसे छोटी है। एक समान काम करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कह देते हैं, जैसे आपका ये क्लास है। फिर अलग अलग ऊतक जो एक ही प्रकार के काम करते हैं, वो जब एक साथ काम करते हैं, एक जगह रहते हैं, तब हम उसको अंग कहते हैं। जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा एक अंग है। फिर ये अंग किस प्रकार का काम करते हैं? तो वो दूसरे अंगों की सहायता से इस काम को करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुंह, गला, आहार नाल, आमाशय या स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, ये एक तंत्र है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे अंग हैं, है ना। पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग हैं? तो हम कहेंगे मुंह है, गर्दन है, आहार नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है। तो कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतकों के समूह से अंग बनता है, और अंगों के समूह से तंत्र बनता है, संस्थान बनता है। और ऐसे 12 संस्थान मिल करके एक मनुष्य का शरीर बनाते हैं। तो यहां तक क्लियर है आप सबको? कोशिका, ऊतक, अंग और तंत्र क्लियर है? समझ आ रहा है? कोई बताइए हाँ या ना। जी सर, आ रहा है। जी हाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया? अभी हमने क्या देखा? कोशिकाएं देखी। बहुत प्रकार की कोशिकाएं हैं, हम सबका चित्र नहीं बना सकते। तो चित्र बनाने अगर कहा जाए तो हम गोलाकार कोशिका का चित्र बनाते हैं, अंडे का उदाहरण लेते हुए। ये कोशिकाएं क्या काम करती हैं उसको हमने देखा। जो जीवित शरीर काम करता है वही काम कोशिका भी करती है, क्योंकि वो भी जीवित है। फिर पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से हमने
कोशिकाओं का समूह बनाया। तो मुख्य मुख्य 4 प्रकार के समूह में हम इन कोशिकाओं को बांटते हैं। ये समूह आपको दिया गया है पेज नंबर 24 में। आप देख रहे हैं टॉपिक है ऊतक, इकाई 3 ऊतक, और नीचे 4 प्रकार के ऊतक लिखे गए हैं। तो जो खरबों कोशिकाएं शरीर में मौजूद हैं, उसको पढ़ाई को आसान बनाने के लिए पढ़ने की दृष्टि से हमने 4 भाग में, 4 समूह में बांट दिया है। तो आप देखिए, पहला समूह का उपकला ऊतक, इपिथेलियल टिश्यू, ये दिया गया है। तो उपकला ऊतक क्या काम करता है, कहां रहता है, उसको मैं आपको बताने वाला हूं। कला माने होता है पर्दा या दीवार या आवरण। जैसे आप अपने किताबों में जिल्द लगाते हैं, किताब कापी में आप बचपन से जिल्द लगाते आ रहे हैं। घर के दीवार पर आप पलस्तर करवाते हैं, पुट्टी करवाते हैं। वैसे ही आप स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कपड़े पहनते हैं। माने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए हम आवरण का निर्माण करते हैं। किताबों की सुरक्षा के लिए उसमें कवर लगाते हैं, बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए पुट्टी लगाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हम कपड़े पहनते हैं। ये सब आवरण हैं, कवर हैं। तो हमारा शरीर भी अपने अंगों की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर आवरण का निर्माण करता है, कवर का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क। मस्तिष्क एक बेहद नाजुक अंग है। तो उस बेहद नाजुक अंग को सुरक्षा देने के लिए हमारा शरीर 3 परत में उसके ऊपर आवरण बना देता है, जिसको आप मस्तिष्क आवरण के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार आपकी पूरी सुरक्षा के लिए आपके पूरे शरीर के ऊपर त्वचा बनाई गई है। ये त्वचा हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो त्वचा भी उपकला ऊतक के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार हृदय नाजुक अंग है, फेफड़े नाजुक अंग हैं, किडनी नाजुक अंग है। इन सब के ऊपर, इवन मांसपेशियों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर आपको कवर मिलते हैं, आवरण मिलते हैं। तो ये जितने भी कवर हमारे शरीर में बन रहे हैं, उसका निर्माण इस उपकला ऊतक या इपिथेलियल टिश्यू के द्वारा होता है ना। आपके जो किताब हैं उसके पन्ने अलग तरह के होते हैं, और आप जो जिल्द लगाते हैं, कवर लगाते हैं, वो अलग तरह का कागज होता है। तो अंग अलग तरह के ऊतक से बनते हैं और उसका आवरण उपकला ऊतक से बनता है, एपिथेलियल टिश्यू से बनता है। मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बनता है, और मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए जो आवरण बना है, वो आवरण उपकला ऊतक से बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं, शरीर में जहां पर भी आवरण बन रहा है, कवर बन रहा है, वो सब उपकला ऊतक के अंतर्गत आते हैं। आपकी त्वचा भी, क्योंकि कवर है, ये त्वचा भी उपकला ऊतक के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो उपकला ऊतक माने कवर बनाने वाला, आवरण बनाने वाला ऊतक, जो हमारे शरीर के हर अंग के ऊपर एक आवरण बनाता है। तो जैसा मैंने बताया था कि कई प्रकार की कोशिकाएं हैं, कई प्रकार के ऊतक हैं। तो ये उपकला ऊतक ऐसा समूह है जो कवर बना रहा है ना। और हमने ये भी देखा था कि कोशिका कई प्रकार की होती है। कोई गोलाकार है, कोई घन के आकार की है, कोई खंबे की तरह लंबी है, कॉलमनर है, कोई घनाभ है, क्यूबॉइडल है, कोई वर्गाकार है, स्क्वैमस है,
किसी कोशिका में बाल लगे हैं तो उसको हम सीलिएटेड कह देते हैं। कोई कोई कोशिका चपटी होती है, दरी की तरह चपटी है, तो हम उसको स्क्वैमस कह देते, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कह देते हैं। तो कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग आकार की हैं, अलग अलग शेप की हैं। जब ये अलग अलग शेप की कोशिकाएं एक साथ रहती हैं तब हम इसको सरल उपकला ऊतक कहते हैं, है ना। पेज नंबर 24 और 25 में उपकला ऊतक को दो भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग कौन सा है? जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं। लम, लंबी कोशिका है, खंभे की जैसी कोशिका है, और करोड़ों खंबे के आकार की कोशिका वहां पर है, तो हम उसको कॉलमनर टिश्यू कह देते हैं। अगर वो घन के आकार की कोशिका है तो हम उसको क्यूबॉइडल टिश्यू कह देते हैं। किसी कोशिका में बाल हैं, जैसे आपके सिर में बाल हैं, बाल को इंग्लिश में सीलिया कहते हैं। तो बाल वाली कोशिकाएं अगर एक साथ हैं तो हम उसको सीलिएटेड टिश्यू कह देते हैं। तो जब एक समान कोशिकाएं एक साथ हैं तो हम उसको कहेंगे सरल उपकला। लेकिन जब वो एक दूसरे से मिक्स हो जाएं, खंबे की तरह लंबी कोशिका भी है और दरी की तरह चपटी कोशिका भी है, तो खंबे वाली कोशिका को हम कॉलमनर कहते हैं और दरी की तरह चपटी कोशिका को स्क्वैमस कहते हैं। अब चूंकि दोनों एक साथ हैं तो हम उसको कह देंगे कॉलमनर स्क्वैमस। दोनों नाम एक साथ आ गया, और इसको हम कहते हैं मिश्रित उपकला ऊतक। जनरली ये पूछा नहीं जाता है, बस आपकी जानकारी के लिए इसको बता रहा हूं कि उपकला ऊतक को हम पढ़ने की दृष्टि से दो भाग में बांट सकते हैं। जहां पर एक समान एक शेप की कोशिकाएं हैं उसको हम सरल उपकला कहेंगे, और जहां पर अन्य कोशिकाएं भी हैं, अलग शेप की कोशिकाएं भी हैं, दो तीन टाइप की कोशिकाएं हैं, तो वो मिश्रित उपकला ऊतक कहलाती हैं। और इन सब का काम है शरीर के ऊपर, अंगों के ऊपर आवरण का, कवर का निर्माण करना। तो ठीक है, उपकला ऊतक क्लियर है आपको। इसका काम आवरण बनाना है, कवर बनाना है, शरीर की सुरक्षा करना है। फिर आप देखिए ख नंबर पर, पेज नंबर 24 में ख, संयोजी ऊतक। तो नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है? संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। जरूर ये शरीर के एक जगह को दूसरे जगह से कनेक्ट करती होगी, इसलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है, संयोजी ऊतक पड़ा है। तो कौन सी कोशिकाएं हैं, कौन से ऊतक हैं जो एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ते हैं? तो उसका लिस्ट दिया है पेज नंबर 27 में। पेज नंबर 27 आप देखेंगे तो 10 प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम लिखा गया है। इन 10 को नहीं पढ़ना है। हम शुरू करेंगे 5वें नंबर से। 5वें नंबर पर क्या है? रक्त, ब्लड। ब्लड लगातार शरीर में एक जगह से दूसरे जगह आवागमन करते रहती है, माने एक जगह को दूसरे जगह से जोड़े हुए है, और इसलिए हम ब्लड को संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसी तरह लसिका भी है, लिम्फ आप जिसको कहते हैं। लिम्फ भी शरीर में एक जगह से दूसरे जगह लगातार गति करती रहती है, तो इसको भी हम संयोजी ऊतक कहते हैं। फिर उपास्थि। उपास्थि किसको कहेंगे? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और अस्थि। अस्थि को आप जानते हैं, हड्डी जो बहुत मजबूत है, हमारे शरीर के भीतर हड्डियां हैं। तो उप अस्थि या उपास्थि हम उसको कहते हैं जो नरम हड्डी होती है। जैसे ये नाक, ये नाक कैसा है? हड्डियों से बना है, लेकिन ये हड्डियां कैसी हैं? नरम हैं।
आप इसको हिला डुला सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो ये कार्टिलेज या उपास्थि का उदाहरण है। कान भी वैसे ही बना है। आपके छाती के रिब्स, जिसको आप पसली कहते हैं, उसका कुछ भाग भी उपास्थि है, कार्टिलेज है। तो उपास्थि भी संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। फिर है अस्थि, हड्डी। हड्डी भी एक जगह से दूसरे जगह गई हुई है, फैली हुई है। शरीर के एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ रही है। तो हम अस्थि को भी संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। फिर आता है श्लेष्मा। श्लेष्मा या म्यूकस। जब आपको खांसी हो जाती है तो आप देखते हैं कि थूक में या खांसने या छींकने पर बलगम निकलता है। बलगम बहुत चिपचिपा होता है। इसी बलगम जैसे चिपचिपे पदार्थ को श्लेष्मा कहते हैं। यह हमारे पेट में, छाती में, फेफड़ों में पाया जाता है। तो यह भी एक जगह से दूसरे जगह फैली हुई है। तो हम श्लेष्मा को या म्यूकस को संयोजी ऊतक के अंतर्गत रखते हैं। फिर लास्ट में है वसा ऊतक, जिसको आप फैट या वसा या चर्बी कहते हैं। ये वसा या चर्बी भी हमारे शरीर में हर जगह है और ये त्वचा के नीचे पाया जाता है। तो वसा को, क्योंकि ये त्वचा के नीचे पाया जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ रहा है, हम संयोजी ऊतक कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज यानी वसा, टिश्यू माने ऊतक।